अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करना था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीदिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अगेन हम उसको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, जो भी फिजिकल मूवमेंट, जो भी प्रोसेस हम ये ऑक्सीजन को इन करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट रिलीज करने के लिए जो प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, अब जो है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस ये होता कैसे है। ठीक है, इसके दो बेसिक फेजेस हैं, एक इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, एक एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, इन जैसे कि इनके वर्ड से आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को इन करना यानी अंदर लेके जाना, साफ हवा को अंदर लेके जाना। एक्सहेलेशन और जो आलूदा हवा होती है उसको बाहर खारिज करना। तो अब हम इन दोनों मैकेनिज्म को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन का। अब इंस्पायरेशन का प्रोसेस है, ये ऑक्सीजन को यानी ताज़ा और फ्रेश एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। सबसे पहले रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिब्स आर रेज्ड, और जो रिब्स हैं वो थोड़ी रेज हो जाती हैं। इसी तरह एट द सेम टाइम डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोड। अब जो ये डायाफ्राम का जो पोर्शन होता है वो लोड हो जाता है। ठीक है, इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी का ये जो एरिया होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अभी हम आपको डायग्राम से भी दिखाएंगे। थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे किसी चीज़ में सक्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कम हो जाता है तो लंग्स जो क्या होते हैं वो थोड़े एक्सपैंड करते हैं, तो एयर जो है वो मूव करती है इन। ठीक है, इसी तरह जो है ये आपको हम डायग्राम से दिखाते हैं। ये देखें, एयर जो सबसे पहले रिब्स जो हैं वो ऊपर को रेस्ट हो गई, ठीक है, उठ गई हैं। उसके अलावा इनका जो डायाफ्राम है वो मूव करता है डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड मूव करता है तो ये जो प्रेशर है इस पे लंग्स के ऊपर वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटसाइड एयर है वो इन मूव करती है। ठीक है, अब जो है अब जैसे ही जो लंग्स एक्सपैंड हुए, इसके ऊपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो जो आउटसाइड एयर है वो लंग्स में मूव करती है और प्रेशर को बोथ साइड पे, दोनों साइड पे इक्वलाइज करती है। अब जो है ब्रीदिंग मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी इनवॉलंटरी भी है। वो इस तरह से इनवॉलंटरी हम कह सकते हैं कि हम कुछ हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आ जाता है एक्सपायरेशन का प्रोसेस, एक्सहेलेशन का। अब आपने ये भी याद रखना है कि आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होते हैं। अब जो आपने देखा था कि इंस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन मूव करती है, ये होती है फ्रेश एयर, ताज़ा हवा होती है। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी की जो है वो तो पूरी की पूरी नीड के अकॉर्डिंग यानी कि पूरी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन जो बॉडी में यूज़ हो जाती है, उसके बाद जो है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमा हो जाती है। उसको कैसे रिलीज करना, स्पेल आउट करना होता है। ठीक है, अब इसको भी अब इसके यहाँ पे क्या, एक्सपायरेशन में क्या प्रोसेस होता है कि द रिब्स मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब हमने इनहेलेशन में पढ़ा था कि वहाँ रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ रिब्स मसल रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, the diaphragm muscle also relax and it gets its raised dome shape। अब डायाफ्राम के मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डायाफ्राम का एरिया वो डॉम शेप हमें नजर आता है।
अब दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स। इसकी वजह से क्या होता है कि चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर लंग्स के ऊपर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप कोई वाटर फिल्ड बलून लें और उसको अपनी हैंड से पकड़ के उसको प्रेस करें। ठीक है, जैसे हम उसके प्रेशर इंक्रीज उस पर करेंगे तो उसमें जो फिल्ड वाटर है वो बाहर मूव कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। ठीक है, इसी तरह जो है वो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एयर होती है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। तो ये था हमारा एक्सपायरेशन का प्रोसेस। अब इन दोनों में आप लोग इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। ये देखें, रिब्स जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि रिब्स थोड़ी रेस्ड हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे रिब्स क्या करती हैं, डाउनवर्ड मूव करती हैं, यानी अपनी असल पोजीशन में आती है, रिलैक्स करती हैं। अब डायफ्राम क्या होता है, ये मूव अप करता है, यहाँ पे डाउन कर रहा है, यहाँ पे मूव अप करता है। अब जैसे ये अप मूव करेगा, चेस्ट कैविटी के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो जाएगी और लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर बढ़ जाएगा। जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एयर जो है वो मूव आउटवर्ड मूव करेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसका डिफरेंस भी। अब जो है, अब आगे फर्दर क्या बताया, एक नॉर्मल जो ह्यूमन है वो पर मिनट 16 to 20 टाइम्स जो है वो ब्रीथ करता है। ठीक है, इसी तरह जो है जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, ये हमारे ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है जो इसको कंट्रोल करता है। अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो बहुत सेंसिटिव होता है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के हवाले से। अब हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है कि हमने ब्रीथ करना है, चूँकि अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो ही इंक्रीज होती है तो ये मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ब्रेन क्या करता है कि ये मैसेज फ़ौरन से हमारी डायफ्राम को, हमारी चेस्ट कैविटी को आता है और वहाँ फिर हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हार्ड या कोई स्ट्रेनियस वर्क कर रहे होते हैं जिसमें मसल्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ग्रेटर रेट पे, बहुत हाई रेट पे हो रहा होता है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान आप लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा एटीपी फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में रिलीज हो रही होती है इसको एक्सपेल आउट करना होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, अब जैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इस चीज़ को सेंस करता है तो दोबारा रिब मसल और डायफ्राम को मैसेज भेजता है, वहाँ पे रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो भी एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है फ़ौरन से बॉडी से रिमूव की जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज वैसे हमने ब्रीदिंग रेट हमारा नॉर्मल पर्सन का 16 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट में, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान या किसी हार्ड वर्क के दौरान क्या होता है कि वो बढ़ जाता है। ठीक है, और वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि एक्सरसाइज के दौरान कितना ये बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि इस दौरान हमारी बॉडी को बहुत मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा आगे आपको ये छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको एक्टिविटी में आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी होगी। ठीक है, अब ये टेबल है, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है इंस्पायर्ड होती है 21%, एक्सपायर्ड होती है 16%। ठीक है, यानी कि जितनी हम एयर बॉडी में लेके जाते हैं उससे कम जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, बाकी फिर अगली बारी में अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और एक्सपायर्ड 4%। ठीक है, ये सारा टेबल आप लोगों ने ये भी यूं ही ऐसे ही याद करना है। तो ये आगे छोटी छोटी एग्जांपल आपकी बुक में एज अ एक्टिविटी आपको बताई हुई हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम।